चलिए आज के डेली डोज में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। और आज की तारीख हम जानते हैं 30 अप्रैल है आज। तो आज देखते हैं बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस के लिए वर्ष 2020 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो ये जीता है मेघालय ने। 27 नंबर क्वेश्चन को देखें हम लोग। तो परमाणु संलयन रिएक्टर आधारित कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है। तो ये की है चीन ने। हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूज़न यानी कि परमाणु संलयन के द्वारा सूर्य को ऊर्जा मिलती है। तो कृत्रिम सूर्य कुछ नहीं है, मतलब ज़मीन पर जो है ना, यानी कि चीन की धरती पर ये लोग न्यूक्लियर फ्यूज़न करेंगे यानी कि परमाणु संलयन के द्वारा जो है एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे। ये ऊर्जा उत्पादन के लिए होगा। तो उसी को बोलते हैं कृत्रिम सूर्य यानी कि नकली सूरज। पृथ्वी पर ही कहाँ बना लेंगे वो? चीन की धरती पर, ठीक है ना। इससे बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो ऊर्जा निकलेगी। हम लोग जानते हैं कि परमाणु रिएक्टर के जरिए तो हम लोग बिजली बनाते ही हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब इसकी बोल सकते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब की तकनीक से चीन जो है वो ऊर्जा बनाएगा। जाहिर सी बात है बहुत बड़े मात्रा में ऊर्जा की आपूर्ति इससे हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने आदिवासी जिले के में विकास से संबंधित चिराग परियोजना के लिए $1 बिलियन का समझौता किया है। तो ये किया है विश्व बैंक के साथ, है ना। हम जानते हैं कि विश्व बैंक जो है वो समझौते करता है इस तरह के विकास संबंधित समझौते। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ये विकास संबंधी जो समझौता किया है वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के साथ किया है। नाम क्या है इसका? चिराग परियोजना। $1 बिलियन का है ये। अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। भारत के सबसे बड़े इंटर सर्विस सैन्य अभ्यास रंगमंच तत्परता परिचालन व्यायाम ट्रोपैक्स इसको बोलते हैं शॉर्ट में, ये किया गया है हिंद महासागर में, ठीक है। ये 30 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत का पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया है। तो ये कहाँ लॉन्च किया है और इसे विकसित किया है? तो इसे विकसित किया है रामवत टेक्नो सॉल्यूशंस ने, ठीक है ना। ये क्या होता है? CNG से चलेगा यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से चलेगा। तो इसको किसने लॉन्च किया है? तो नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है। और किसने विकसित किया है? तो रामवत टेक्नो सॉल्यूशंस ने इसको लॉन्च किया है। 31 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फरवरी 2021 में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप के तर्ज पर किस एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये जो इसका नाम है संदेश, ठीक है ना। संदेश लॉन्च किया है। बेहतर होता कि सिर्फ पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए इसको अनिवार्य करते, क्योंकि वैसे भी जो हम लोग के यहाँ सारे अधिकारी और हम लोग जो व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं तो इसमें डेटा लिखता तो है कि इंड टू इंड इनक्रिप्टेड है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी सर्वर पर ये जाता ज़रूर है। तो जाहिर सी बात है ये USA का ही सर्वर है, क्योंकि इनक्रिप्शन का जो भी टेक्निक है कोई फुल प्रूफ तो है नहीं। जिसने टेक्नोलॉजी को बनाया है उसको सारे लूपहोल्स मालूम होते हैं, तो डेटा चोरी तो होता ही होता है। 33 नंबर का क्वेश्चन देखें कि लकड़ी के खिलौने को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है फ्लिपकार्ट के साथ। 34 नंबर क्वेश्चन को देखें कि फरवरी 2021 में भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश ISL का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है? तो ये है तीसरा संस्करण, ठीक है ना। अभी फरवरी 2021 में भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है? तो तीसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। 35 नंबर का क्वेश्चन देखें। दिसंबर 2020 में UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में 189 देशों में भारत का स्थान 131वां है। इसकी थीम है, तो इसकी थीम क्या है? तो द नेक्स्ट फ्रंटियर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एंथ्रोपोसीन। 36 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर PGTI के बोर्ड में हाल ही में किस क्रिकेटर को शामिल किया गया है? तो कपिल देव एक बढ़िया गोल्फर हैं, तो कपिल देव को इसमें शामिल किया गया है। 37 नंबर क्वेश्चन को देखें। लक्ष्मण पाई जिनका निधन हाल ही में हो गया था वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो चित्रकारी से जुड़े हुए थे ये लक्ष्मण पाई, इनका हाल ही में निधन हुआ है। 38 क्वेश्चन को देखें। हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है, तो ये बन गया है अमेरिका। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहले नंबर का आपूर्तिकर्ता कौन सा देश है। तो पहले नंबर का आपूर्तिकर्ता है वो इराक है। दूसरे नंबर का आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? तो अमेरिका बन गया है।
तो तीसरे नंबर का आपूर्तिकर्ता कौन सा देश होगा? मेरे ख्याल से ये तीसरे नंबर का जो आपूर्तिकर्ता होगा ना, वो सऊदी अरेबिया होगा। वैसे आप इसको चेक कर लें, लेकिन मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि तीसरे नंबर का सऊदी अरेबिया ज़रूर होगा, क्योंकि अरेबिया के साथ भारत के रिश्ते काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। और हम जब देख रहे हैं कि दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है अमेरिका, और पहला जब यूएसए है, तो तीसरा जो है वो सऊदी अरेबिया ज़रूर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किन दो राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पंडुका पुल निर्माण की घोषणा की गई है? तो देखिए, बिहार और झारखंड के बीच में ये पंडुका पुल जो है वो बन रहा है। 40 नंबर का क्वेश्चन देखें। कौन सी कंपनी बच्चों के लिए वैक्सीन का विकास कर रही है? तो मॉडर्ना बच्चों के लिए वैक्सीन बना रही है। इसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि अभी तक जितने वैक्सीन आ रही है उसमें से सबसे अच्छी वैक्सीन है ना, वो फाइज़र की है। अगर आपने आज द हिंदू का एडिशन पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि सबसे बढ़िया जो वैक्सीन है वो फाइज़र की है, लेकिन फाइज़र की वैक्सीन काफ़ी महंगी है। ये $20 प्रति यूनिट के हिसाब से है। तो इतनी महंगी जो दवा है वो कोई और भारतीय तो नॉर्मली नहीं खरीद पाएंगे। तो इसलिए ये दवा जो है और इसकी दवा की काफ़ी बिक्री भी है विकसित डेवलप्ड कंट्रीज़ में। तो इसलिए फाइज़र को जब भारत सरकार ने बोला था कि आपको यहाँ पर कठिन मानकों से गुजरना होगा, आपको यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट्स वगैरह दिखाने होंगे, तो फाइज़र ने ज़्यादा जो है इसमें इंटरेस्ट दिखाया नहीं। और अभी खास करके रूस की जो वैक्सीन है स्पुतनिक वी, वो भी अब लॉन्च हो गई है। तो अभी इस पेंडेमिक के टाइम में मैक्सिमम वैक्सीन्स इसी तरह से आती रहेगी। और तो हम लोग अभी इस वैक्सीन का चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं, आगे निकलते हैं हम लोग देख लेते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है ना। इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो भारत की जो रैंक है वो 142 आई है। ये काफ़ी ख़राब रैंक है। 180 देशों में जो है 142वीं रैंक होना ये अपने आप में बहुत ख़राब है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पब्लिश कौन करता है इसको। तो रिपोर्टर्स सैंड फ्रंटियर्स RSF और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसकी स्थापना 2002 में की गई थी, 2002 से ये ज़्यादा एक्टिव है, ये इसको देता है, वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स को ये देता है। तो इसका नाम है रिपोर्टर्स सैंड फ्रंटियर्स, या इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भी इसको बोलते हैं। तो ये रैंक देता है। इसका पर्पस क्या है? तो ये इसका पर्पस ये है कि किसी देश में ये देखना कि वहाँ की प्रेस जो है ना वो कितनी फ्रीडम जो है वो रखती है। तो हम देखते हैं कि अभी हाल फिलहाल जो हमारे देश में जो है वो काफ़ी ख़राब हालत है, यानी कि जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो सब कुछ बोलने के लिए फ्री नहीं हैं। और जो जर्नलिस्ट जैसे कि जिन्होंने अगर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अगर कोई स्टेटमेंट दी तो कई बार उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। और हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल एक केस था, हाथरस केस, जिसमें कि एक दलित लड़की का रेप करके उसको जैसे जिलाधिकारी ने के निरीक्षण में जिसको जला दिया गया था। तो जिसने आगे बढ़ के इन चीज़ों की रिपोर्टिंग की है उन लोगों को जेल में डाल दिया गया है, और वो अभी भी जेल में है। तो ये सब काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट डालती है। गवर्नमेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट्स को ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी आलोचना सह सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हर रीजन में जो जर्नलिज्म की जो क्या हालत है उसके अनुसार से ये बनाई जाती है। तो भारत की हालत काफ़ी ख़राब है, 142 रैंक है इसमें। हमारे जर्नलिस्ट को ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं है, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से इसकी रैंकिंग जो है की गई है, और हमारी रैंकिंग काफ़ी ख़राब है। देखिए 142 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, ये अपने आप में मैं सारा चीज़ इसमें मैंने दे रखा है, क्योंकि हम जानते हैं 14 अप्रैल को अम्बेडकर जी का जयंती हुआ था और आज आखिरी दिन है अप्रैल का। तो हम लोग इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं ताकि डॉक्टर अम्बेडकर से संबंधित कुछ भी आए तो वो छूटे नहीं। तो ये 130th बर्थ एनिवर्सरी थी डॉक्टर अम्बेडकर की, 14 अप्रैल को उनका जन्म हुआ था, हम लोग जानते हैं। तो अब इनकी एक बुक थी, है ना, उनका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, तो इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो ये किताब जो थी ना एक थीसिस के रूप में थी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक थी। तो हिल्टन यंग कमीशन ने यहीं से प्रेरणा ली थी, और इसके बाद बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का। यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसमें मूल विचार किसका था? तो डॉक्टर अंबेडकर का था। अगर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं रहता तो हमारा देश बहुत बड़ी क्राइसिस से कई बार गुजर चुका होता, खास करके फाइनेंशियल क्राइसिस से। तो ये सब चीज़ जो उपज है, खास करके जो स्टेबिलिटी जिसने दिया है वो डॉक्टर अंबेडकर के दिमाग की उपज है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आरबीआई का जन्म कैसे हुआ है, जिसमें हो सकता है ऑप्शंस में हिल्टन यंग कमीशन हो,
या फिर किस बुक के तर्ज पे बना है आरबीआई, तो उसमें द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन का नाम हो। तो ये सब इस तरह से क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो बीपीएससी में तो नहीं, लेकिन यूपीएससी लेवल में इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, या कई बार हो सकता है कि बीपीएससी वाले भी इस तरह के हैवी क्वेश्चन को दे दें। अब दूसरा नंबर देखते हैं कि वो लेबर मेंबर थे वायसराय के ऑफिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और इसमें उन्होंने कई सारी पॉलिसीज़ बनाई, जैसे कि कई सारे लेबर लॉज हैं, और जैसे 8 घंटे काम करने का नियम हो, या फिर उनको और सुविधाएं दी जाए मज़दूरों को, ये सब उन्हीं के दिमाग की उपज थी। तो यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर जी का हम लोग एक ही डायमेंशंस को नॉर्मली लोग देखते हैं, लेकिन अलग डायमेंशंस को वो क्या भूल जाते हैं। और इसके बाद देखिए कि जैसे कि वाटर डिस्प्यूट्स होते थे, तो सेंट्रल वाटर कमीशन और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो बना, वो एक्ट बना 1956 में, रिवर बोर्ड एक्ट बना 1956 में। तो ये सब जो है ना, ये डॉक्टर अंबेडकर के ही दिमाग की उपज थी, जिसके कारण लगभग जो है पानी का बंटवारा ठीक ठाक हो रहा है और शांति है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए खोती सिस्टम था, है ना, तो खोती सिस्टम था, उसको लेकर के जो नियम बनाए वो भी किसने बनाया, तो डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया। बॉम्बे असेंबलीज पुणे सेशन 1937 ही इंट्रोड्यूस्ड ए बिल टू एबॉलिश द खोती सिस्टम ऑफ ए लैंड टेन्योर इन कोंकण। ठीक है ना, तो इससे भी सीधे करके क्वेश्चंस आ जाएंगे, और आपको जो है अगर मालूम है तो आप इसको ईजिली इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर जी ने और काफ़ी अच्छा काम किया, जैसे कि वो मेंबर थे बॉम्बे असेंबली के, तो उन्होंने क्या किया, जो एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल जो है 1937 वो लेकर के आए। इसके अलावा जो है ना, और वो एक राइट्स था, उस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल में जो कर्मचारियों को के राइट्स करने के अधिकार को जो एबॉलिश कर दिया गया था, उसको उन्होंने रीस्टोर कराया। यानी अगर किसी भी कर्मचारी को अगर मन लायक अगर वेतन नहीं मिल रहा या सुविधाएं नहीं मिल रही, तो हाँ वो स्ट्राइक कर सकते थे। ठीक है ना, एक तरह से ये ह्यूमन राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स समझ लीजिए। ये किसने दिलाया, तो डॉक्टर अंबेडकर ने दिलाया। और वो कॉन्स्टिट्यूशंस के ड्राफ्टिंग कमेटी के एक्टिव मेंबर थे, और हम जानते हैं कि 1930, 31 और 32 में जो सम्मेलन हुए थे, खास करके गोलमेज सम्मेलन, उस समय बेसिक फ्रेमिंग कर ली गई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, और वो सारा फ्रेमिंग जो था वो डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो बाकी सदस्य थे उन्होंने कुछ खास उसमें योगदान दिया नहीं था, खास करके कोई रिटर्न योगदान उन्होंने नहीं दिया था, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे और इतने बहुत बड़े रैंकर्स नहीं थे, और इसके अलावा उनकी सोच भी इस तरह से नहीं थी कि वो कुछ फ्रेम करें। तो एक तरह से सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो दबाव था बनाने का, वो डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर ही आ गया था। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि आजकल जो खास करके महिलाओं को जो हक दिया गया है उनके संपत्ति वाले मामले में, घरेलू संपत्ति में, हिंदू कोड बिल, उसकी उन्होंने बहुत पुरजोर वकालत की, और उनको उन्होंने ये खुद ड्राफ्ट किया था, और इसमें उन्होंने कई सारे जो है महिलाओं को अधिकार दिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि मोदी सरकार क्या कर रही है। तो 2016 में जो मोदी गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्या किया कि पंचतीर्थ की घोषणा की है। पंचतीर्थ में क्या होगा कि जैसे मऊ में उनका जन्म हुआ था, तो जन्मभूमि, इसके बाद शिक्षा भूमि लंदन, चैत्य भूमि मुंबई, और दीक्षा भूमि नागपुर, और महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली, इनको जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट वो मोदी सरकार जो है इसको डेवलप करेगी। तो पंचतीर्थ किससे संबंधित है, तो डॉक्टर अंबेडकर के से संबंधित है, जिसमें कि वो डेवलप किया जाएगा। तो क्या उसमें कोई फॉरेन का कोई जगह भी शामिल है, तो बिल्कुल। शिक्षा भूमि कहाँ है, तो लंदन में है। क्या उसमें दिल्ली का भी कुछ शामिल है, जी बिल्कुल। महापरिनिर्वाण भूमि, अंबेडकर जी के डेथ को महापरिनिर्वाण के दिन के रूप में याद किया जाता है, तो ये मनाया जाएगा, ये डेवलप किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी के सारे डायमेंशंस को हमने देख लिए, तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो छूटेगा नहीं। चलिए, वो डोज थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया था, वो डोज तो चूँकि ज़रूरी था इसलिए मैंने वो डोज दी है। बिना इस तरह के चीज़ों को घोटे हुए आपका एग्जामिनेशन नहीं क्लियर होगा, तो आप हमेशा हिंदी के पीछे ना पड़े रहें। कई बार इंग्लिश में भी मैं चीज़ों को बताऊँगा, लेकिन वो इतना ईजी तरीके से होगा कि आप उसको समझ जाएंगे, कोई समझने में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है ना, इंग्लिश कोई हवा थोड़ी है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक हैं, तो ये लेखक है दलाई लामा। 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय जल समीकरण फरवरी 2020 कहाँ आयोजित किया गया,
तो राष्ट्रीय जल सम्मेलन जो था फरवरी 2020 में भोपाल में आयोजित किया गया। 45 नंबर क्वेश्चन को देखें। रायसीना डायलॉग 14 से 16 जनवरी 2020 संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित था। तो ये था नेविगेटिंग ए अल्फा सेंचुरी, ठीक है ना, नेविगेटिंग ए अल्फा सेंचुरी। ये रायसीना डायलॉग जो हुआ था ना, ये राष्ट्रपति भवन और आसपास का जो एरिया है वो रायसीना हिल्स के ऊपर पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ से रायसीना डायलॉग यहीं पे हुआ था। तो इसका था नेविगेटिंग ए अल्फा सेंचुरी, इसका थीम था। 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 जनवरी से 30 मार्च 2021 के मध्य किस मंत्रालय द्वारा आयु संवाद अभियोजन मेरी सेहत मेरी जिम्मेवारी आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आयुष मंत्रालय के द्वारा। आयुष का क्या फुल फॉर्म है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। 47 केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाए जाने की घोषणा की है। तो ये पराक्रम दिवस के नाम से मनाया जाएगा, ठीक है ना। पराक्रम दिवस किससे संबंधित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। 48 नंबर का क्वेश्चन देखें। वन स्कूल वन IAS योजना ये कहाँ शुरू की गई है? तो ये केरल में शुरू की गई है। वन स्कूल वन IAS योजना ये काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है। हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बिहार के हिसाब से फ़ायदे का नहीं है ये, लेकिन हाँ कभी मेंस राइटिंग वगैरह में अगर कुछ सुधार संबंधित कुछ आए तो वहाँ पर इस रेफरेंस का आप यूज़ कर सकते हैं। प्री और मेंस को अलग अलग मत समझिए। प्री और मेंस जो है वो लगभग समान ही होती है तैयारी। प्री के जो पॉइंट्स होते हैं कई बार आपको मेंस में काम आ जाएंगे, और मेंस का जो मटेरियल है अगर उसको घोट के रखते हैं तो आपका प्री में वो काफ़ी काम दे देगा। FAO द्वारा जारी विश्व की महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों यानी GIAHS में किन एशियाई देशों की 4 खेती साइटों को सम्मिलित किया गया है? तो देखिए दक्षिण कोरिया, चीन और जापान, ठीक है ना। भारत को भी इसमें शामिल किया गया है। तो किन 4 खेती साइटों को शामिल किया गया? हम लोग देखिए भारत को अभी एक्सक्लूड रखिए, ठीक है ना, क्योंकि अभी उसके बारे में जब आएगी तो मैं डिटेल से चर्चा करूँगा। फिलहाल 3 देश का नाम ही रखिए, दक्षिण कोरिया, चीन और जापान। इनकी 4 खेती साइटों को जो है फूड FAO द्वारा विश्व की महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों में शामिल किया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम यानी एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में कितने % इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है? तो ये होगा 10% तक। इससे इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी, पेट्रोल जो है उसका इस्तेमाल कम हो जाएगा और गाड़ी की जो है इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी। 51 नंबर का क्वेश्चन देखें। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC नवंबर 2020 में बने हैं। तो ये बने हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। देखिए एक क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर है, मैं तो पर्सनली उनको बहुत पसंद करता हूँ, है ना। बहुत पहले उनका एक मैगजीन में फ़ोटो छपा था मिताली राज का। तो मिताली राज है ना, वो बहुत पुराने समय से खेल रही हैं और मिताली राज ने ना 10,000 रन पूरे किए हैं। तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, तो इसको जरूर एकदम से घोट के रखिएगा, ठीक है ना। महिला क्रिकेटर ने 10,000 रन पूरे किए, ये महत्वपूर्ण उपलब्धि बन जाती है। 53 नंबर क्वेश्चन देखें। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में लोगों को न्याय दिलाने में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो प्रथम स्थान पर रहा है महाराष्ट्र। इसमें आपको ये देखना है कि भाई बिहार का पोजीशन है वो कौन सा है, ठीक है ना। कई बार ये भी पूछ दिया जाएगा तो ये हमारे लिए काम का डेटा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें 54 नंबर। हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बाड़ा तैनात किया है। तो ये किया है चीन ने। चीन इस तरह की कुड़ाफाते जो है वो करता रहता है और करता रहेगा। 55 और अंतिम नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस वर्ष कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितने फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है? तो ये जो गिरावट की गई है वो की गई है 7% की गिरावट दर्ज की गई है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल का जो मैंने डिस्कशंस किया था उसमें ये लिखा था कि आपको नोट्स किस तरह से प्रिपेयर करने हैं। तो आप कल का वीडियो देखने के लिए अभी जो है ना, आज ऊपर का आई बटन में मैं कल के वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट अच्छा लगे तो लाइक करिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए। कुछ ना कुछ ज़रूर करिए और इसको शेयर, इच्छा करे तो शेयर करिए, इच्छा ना करे तो मत शेयर कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।